नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। खबरदार में विश्लेषण से पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत कल सिक्किम के दौरे पर जाएंगे। यह दौरा इसलिए अहम है कि सिक्किम बॉर्डर पर पिछले 2 दिन से चीन की दादागिरी सामने आई है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा चीन ने रोक दी है। तीर्थयात्रियों को बॉर्डर से वापस लौटा दिया है। बॉर्डर पर तनाव के बहाने चीन पिछले 2 दिन से भारत को धमका रहा है। सेना प्रमुख का यह दौरा हालांकि पहले से तय था, लेकिन यह चीन के साथ चल रहे बॉर्डर पर तनाव के ताजा हालात के बीच बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जनरल बिपिन रावत सिक्किम बॉर्डर पर फॉरवर्ड पोस्ट पर जाएंगे। सीनियर कमांडर्स के साथ सुरक्षा के हालात की समीक्षा करेंगे। खबरदार में अब हम इसी खबर के विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सिक्किम बॉर्डर पर तनाव के जरिए चीन जो दादागिरी दिखा रहा है, उसमें दादागिरी से ज्यादा ब्लैकमेलिंग दिख रही है। आपने वो वीडियो देखा होगा जो 2 दिन पहले तब आया था जब नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे थे। उसी दिन सिक्किम में चीनी सैनिकों की दादागिरी का ये वीडियो आया था। चीन के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि सिक्किम में बॉर्डर को पार करके भारत के जवान उसके इलाके में आए। चीन के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने इसे भारतीय जवानों की घुसपैठ कहा और पीछे हट जाने को कहा। इसी की वजह से चीन ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा को रोक लिया और पहले बैच के 50 भारतीयों को वापस लौटा दिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जब तक भारत के सैनिक पीछे नहीं हटेंगे तब तक वो मानसरोवर यात्रा नहीं होने देगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि जिस भी तरीके से भारत को नियमों का सबक सिखाना पड़े, सिखाना चाहिए। आज चीन ने यह कहते हुए सिक्किम बॉर्डर पर भारतीय सेना के एक पुराने बंकर को तोड़ दिया कि भारत उसका कहना नहीं मान रहा। सिक्किम बॉर्डर की वो जगह है जहां डोंगलांग में चीन एक सड़क बना रहा है। उस पर भारत ने आपत्ति जताई थी, क्योंकि जिस इलाके में चीन सड़क बना रहा है वो भारत के साथ साथ भूटान के भी इलाके में आती है। सिक्किम के बॉर्डर से जुड़ा हुआ ये वो इलाका है जहां पर चीन का भारत के साथ ही नहीं भूटान के साथ भी विवाद है। चीन का कहना है कि उसका सड़क बनाना सही है, क्योंकि यह इलाका न भारत का है न ही भूटान का है। चीन ने 1890 की ब्रिटिश राज की संधि का हवाला देते हुए सिक्किम बॉर्डर के पास के इलाके को अपना बताया। यहां तक कि चीन ने कहा कि इस 127 साल पुरानी संधि के मुताबिक सिक्किम का प्राचीन नाम झी है और जिस इलाके में सड़क बनाने पर भारत ऐतराज जता रहा है वो इलाके की सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि सिक्किम बॉर्डर पर चीन पहले भी दादागिरी दिखाता रहा है। 2008 में भी उसने सेना के बंकर तोड़े थे। तिब्बत से सिक्किम और भूटान को जोड़ने वाले बॉर्डर पर चीन लगातार सड़कें बनाने और जमीन कब्जा करने की कोशिशें करता रहा है। इस बार यह मामला तब सामने आया है जब भारत और अमेरिका की दोस्ती नए सिरे से अपडेट हुई। बराक ओबामा के बाद ट्रंप के राज वाले अमेरिका से भारत के रिश्ते कैसे होंगे यह भी क्लियर हो चुका है, जिससे पाकिस्तान को सीधे तौर पर और चीन को संकेतों में कूटनीति का अलर्ट मिल गया है कि आने वाले दिनों में उसको हर मनमानी करने की छूट नहीं मिलेगी। शायद यही वजह है कि भारत अमेरिका की सच्ची दोस्ती से चीन का दिल जल गया है। जिस दिन व्हाइट हाउस में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप सच्ची दोस्ती के लिए गले मिल रहे थे, ठीक उसी दिन सिक्किम बॉर्डर पर चीन की उस दादागिरी को दिखाने वाला वीडियो भी आया था, जो दादागिरी उसकी पुरानी आदत है और जिसके जरिए वो कूटनीतिक ब्लैकमेलिंग करता रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। सर, ऐसे लगा। 2014 में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए थे तो लद्दाख के चुमार में चीनी सैनिक घुस गए थे। 2013 में जब चीनी नेता ली कियांग भारत आए थे तो लद्दाख के डेप्सांग में चीनी सैनिक 19 किलोमीटर अंदर आ गए थे। अब जब ट्रंप और मोदी की पहली मुलाकात हो रही थी तो सिक्किम बॉर्डर पर चीन अपनी मसल पावर दिखा रहा था। एक लिहाज से एक बहुत घटिया लेवल पर वो उतर करके इस तरीके का कदम उन्होंने उठाया है, क्योंकि एक सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है उसको एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट के ऊपर या एक टेरिटोरियल इशू के ऊपर, जो कि पहली बारी नहीं हुआ, तमाम बॉर्डर में कई बारी इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं, उस पर इस तरीके का कदम उठाना मेरे ख्याल एक संकेत देता है कि एक बड़ी नासमझी का संकेत देता है। अपनी तरफ से चीन समझ रहा है कि उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग संदेश
बॉर्डर पर बार बार ऐसा करके चीन कूटनीतिक ब्लैकमेलिंग करता है, जिससे वो भारत पर दबाव बना सके। बातचीत के बाद मामला सुलझ तो जाता है, लेकिन इस बार चीन कुछ ज्यादा टेंशन में दिख रहा है, क्योंकि इस बार उसने जो रवैया अपनाया है वो बड़े विवाद की तरफ बढ़ सकता है। सिक्किम बॉर्डर के उस इलाके में चीन एक सड़क बना रहा है जो इसका इलाका नहीं है। ये इलाके का कुछ हिस्सा भारत और कुछ हिस्सा भूटान में आता है। जब भारत ने सड़क पर आपत्ति जताई तो चीन ने इसे अपना इलाका बता दिया। यहाँ तक कि चीनी सैनिक सिक्किम सेक्टर में घुसे और भारत के बंकर भी तोड़ दिए, लेकिन भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को अंदर आने से रोक लिया। अब चीन उल्टे ये आरोप लगा रहा है कि भारत के सैनिक उसके इलाके में घुस आए हैं। चीन ये कह रहा है कि भारतीय सैनिक उसके इलाके में घुसे और निर्माण कार्य को रोका। इसी के बहाने उसने भारतीय सेना के एक पुराने बंकर को आज तोड़ दिया। कैलाश मानसरोवर की यात्रा रोक दी, 50 तीर्थयात्रियों को वापस लौटा दिया। चीन की झुंझलाहट यही नहीं थमी। चीन के विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने एक के बाद एक पिछले 2 दिन में बयान दिए कि भारत के सैनिकों को सिक्किम बॉर्डर पर पीछे हटना होगा और इस बारे में भारत सरकार से विरोध जताया गया है। ये एक तरह से चीन की चोरी और सीनाजोरी है। सिक्किम ही नहीं, भारत से जुड़े हर बॉर्डर पर पिछले कई सालों से चीन बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन करने में जुटा है और इस कंस्ट्रक्शन से वो धीरे धीरे बॉर्डर पर जमीन कब्जा करने की कोशिश करता है, फिर दादागिरी से इसे जायज ठहराता है। लेकिन इसे कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? आज सिक्किम बॉर्डर पर चीन की दादागिरी को लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई। इसमें सेना, बॉर्डर पुलिस के अलावा गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारी शामिल हुए। सिक्किम सरकार ने भी गृह मंत्रालय को इस घटना पर अपनी रिपोर्ट भेजी है। जानकारों के मुताबिक चीन सिक्किम के बहाने एक और बॉर्डर पर भारत के खिलाफ दबाव बनाने का मोर्चा खोलना चाहता है। उत्तराखंड, अरुणाचल और जम्मू कश्मीर के लद्दाख बॉर्डर पर तो चीनी सैनिक अक्सर घुसपैठ करने और झगड़ा करने वाली हरकतें करते रहे हैं, लेकिन सिक्किम बॉर्डर ऐसा है जहां पर पिछले करीब 10 साल से कोई बड़ा विवाद या झगड़ा या फिर सैनिक आमने सामने नहीं हुए थे। चीन भारत की उस सहनशीलता का फायदा उठाता है जिसमें 1962 के युद्ध के बाद से बॉर्डर पर एक गोली नहीं चलने की बातें हैं। ये सही है कि चाइना के साथ, जैसे रशिया को चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है, हमें भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, लेकिन पिछले 40 साल में भारत और चीन के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के कभी भी एक भी गोली नहीं चली है। ये सब सुनकर ही चीन को ये कूटनीतिक भ्रम होता है कि बॉर्डर पर वो कुछ भी करे, भारत सब कुछ सहन कर लेगा और ऐसा करके वो भारत पर कूटनीतिक दबाव भी बना लेगा। सिक्किम बॉर्डर पर दादागिरी के जरिए चीन भारत की इसी सहनशीलता का ही टेस्ट लेने की कोशिश में है। आज तक ब्यूरो। हम आपको सिक्किम बॉर्डर पर तनाव के जरिए चीन की चाल के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि सिक्किम बॉर्डर आमतौर पर शांत रहता है। वहां पर इस तरह की झड़पें नहीं होती थी जैसा कि इस बार हुआ है। भारत और चीन के बीच 3448 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। ये बॉर्डर लद्दाख, उत्तराखंड से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक है। इसमें चीन के साथ सिक्किम का बॉर्डर 220 किलोमीटर लंबा है। लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल बॉर्डर पर तो तनातनी और झड़प होती रही है, लेकिन सिक्किम बॉर्डर पर पिछले 10 साल में कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ है। चीन ने सिक्किम बॉर्डर के पास के एक इलाके में सड़क बनाने से इसे भड़काया। जिस इलाके में सड़क बन रही है वो चीन, भारत और भूटान को जोड़ता है। चीन ने कहा कि जिस इलाके में सड़क बन रही है वो उसका इलाका है, लेकिन भूटान ने भी आज कह दिया कि यह सड़क विवादित इलाके के अंदर आती है। सिक्किम बॉर्डर पर दादागिरी के जरिए चीन ने ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया है। इसके लिए चीन कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा पर रोक लगाने का इस्तेमाल कर रहा है। कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए चीन की सीमा में एंट्री करनी पड़ती है। इसके 3 रास्ते हैं, उत्तराखंड, नेपाल और सिक्किम से होकर जाते हैं। इसमें सिक्किम से नाथुला पास से कैलाश का रास्ता सबसे छोटा और सबसे आसान है। इसमें बॉर्डर से 5 दिन की यात्रा और फिर 3 दिन परिक्रमा करने में लगते हैं। 2006 में नाथुला पास खुला था। 2015 से इस रास्ते कैलाश की तीर्थ यात्रा शुरू हुई। इस बार चीन ने पहले ही बैच के 50 तीर्थयात्रियों को नाथुला बॉर्डर से लौटा दिया, जबकि कुल 350 तीर्थयात्री नाथुला बॉर्डर के जरिए कैलाश जाने के लिए तैयार हैं। चीन अब धमकी दे रहा है कि कैलाश यात्रा को फिर से शुरू करना भारत के रुख पर निर्भर है। यह बताना भी जरूरी है कि चीन का अपने हर पड़ोसी देश के साथ जमीन विवाद है। चीन इन सभी से झगड़ा करता है और दादागिरी दिखाता है। जापान, भारत, इंडोनेशिया, भूटान, उत्तर कोरिया,
ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनेई 10 देश हैं जिनके साथ चीन का जमीन विवाद है। चीन भारत के साथ बॉर्डर पर नए झगड़े क्यों कर रहा है, इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ट्रंप मोदी मुलाकात और भारत अमेरिका की दोस्ती से भी चीन को बहुत दिक्कत हो रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तो भारत को नसीहत के तौर पर धमकी दे दी। ये कहा कि अमेरिका की सतही मदद से भारत चीन की ताकत से लड़ने के बारे में न सोचे, भारत को अहंकार नहीं दिखाना चाहिए। उसका रक्षा बजट चीन का 1/3 है। चीन बॉर्डर के मुद्दों को विवाद बनाने से बचता है, लेकिन इस बार भारत को सबक सिखाना होगा। चीन की दिक्कत यह भी है कि उसकी चेकपोस्ट पाकिस्तान के भी स्क्रू टाइट हो रहे हैं। सैयद सलाहुद्दीन के मामले में भी चीन ने आज पाकिस्तान का बचाव किया है। खबरदार में अब संक्षिप्त विश्लेषण आज की एक और बड़ी खबर की। घाटे में चल रही सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को सरकार ने सेल पर लगाने का फैसला कर लिया है। ये वो फैसला है जिसके बारे में पिछले कई महीनों से कयास लगाए जा रहे थे। एयर इंडिया के ऊपर करीब 52,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, जिसको लेकर यह कहा जा रहा था कि सरकार को इस तरह से घाटे में चल रही एयरलाइंस पर आम लोगों की मेहनत की कमाई को फूंकना नहीं चाहिए, क्योंकि पिछली सरकारों के दौरान एयर इंडिया की हालत सुधारने के लिए करीब 30,000 करोड़ रुपए फूंके जा चुके थे, लेकिन फिर भी इसकी हालत नहीं सुधरी। आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि कैबिनेट की मीटिंग में एयर इंडिया में विनिवेश करने का सैद्धांतिक तौर पर फैसला ले लिया गया है। एयर इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दी गई, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। और सिविल एविएशन मंत्रालय की जो प्रस्तावना थी कि फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में एक ग्रुप बने जो इसकी बाकी सारी मोडालिटीज को, उसको स्वीकार किया गया। कितना डिसइन्वेस्ट होगा, किस प्रक्रिया के माध्यम से होगा, उसके एसेट्स के संबंध में, उसके डेट के संबंध में, होटल कंपनीज के संबंध में, ये सारी जो प्रक्रिया और निर्णय हैं, ये अब ग्रुप लेगा। दरअसल ये मांग भी कई दिनों से हो रही थी, इस पर चर्चा भी कई दिनों से हो रही थी, और बात सिर्फ इस सरकार की नहीं है, लगातार कई सरकारों से इस बारे में चर्चा चल रही थी कि क्या इस तरह का कोई फैसला लिया जाना चाहिए। आपको हम बताते हैं कि एयर इंडिया, दरअसल उसके बारे में कुछ और हम जानकारी आपको देते हैं। एयर इंडिया की नींव भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा ने रखी थी। जे.आर.डी. टाटा ने 1932 में देश की पहली एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस शुरू की थी। 1953 में इस एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण करके इसे एयर इंडिया नाम दिया गया, लेकिन एयर इंडिया के ऊपर अब करीब 52,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। 2012 में यूपीए सरकार ने एयर इंडिया को 30,000 करोड़ का बेल आउट पैकेज दिया था, लेकिन हजारों करोड़ के बेल आउट पैकेज के बावजूद एयर इंडिया की हालत सुधरी नहीं। एयर इंडिया के करीब 25,000 कर्मचारी हैं जिनका भविष्य अब अनिश्चित है। एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। किस्से कहानियों में किसान का जिक्र इसी वाक्य से होता है ना, यानी भारत में किसान होने का मतलब ही गरीब होना है। तो क्या भारत के किसानों की किस्मत में अमीर होना लिखा ही नहीं है? और अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ये आज हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे अनाज मंडियों में बिचौलियों के बिछाए चक्रव्यूह में किसान अभिमन्यु बनकर फंसे हुए हैं। खबरदार में हम देश भर की अनाज मंडियों में किसानों का खून चूसने वाले घुन की तरह जो लोग हैं, जो एक जोंक की तरह चिपके बिचौलिए हैं और मुनाफाखोर हैं, उनके खेल का खुलासा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सरल शब्दों में समझाते हैं कि अनाज मंडियों में किसानों की उपज खरीदने का सिस्टम काम कैसे करता है। अपनी उपज को लेकर किसान मंडी में पहुंचते हैं, जहां किसानों की उपज का सौदा करवाने के लिए आड़ती होते हैं, जिन्हें सरकार लाइसेंस देती है। आड़तियों को आम बोलचाल की भाषा में बिचौलिया कहा जाता है। आड़ती यानी बिचौलिए किसानों और अनाज व्यापारियों के बीच सौदा करवाते हैं, जिसकी एवज में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित दर पर कमीशन मिलता है। किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले, इसके लिए अनाज मंडियों में सरकार के नोडल ऑफिसर्स तैनात होते हैं। सरकार ने इस वक्त 25 तरह के अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया हुआ है, जिन्हें उससे कम कीमत पर किसान से नहीं खरीदा जा सकता। हमें उम्मीद है कि आप अनाज मंडियों के सिस्टम को समझ गए होंगे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि अनाज मंडियों में मुनाफाखोरी के उस सिस्टम को, जिसमें सिर्फ बिचौलियों और मुनाफाखोरों की दाल गलती है और किसानों का सिर्फ खून जलता है।
आखिर क्यों देश के किसानों का गुस्सा सड़कों पर उबल रहा है? आखिर क्यों देश का किसान अपनी फसल को सड़कों पर फेंक रहा है? आखिर क्यों देश का किसान कर्ज तले दबकर खुदकुशी कर रहा है? हर सवाल का एक ही जवाब है, आमदनी तो दूर, लागत भी ना निकले तो ऐसी खेती से क्या फायदा? हम लोग के जो फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है, उन्हें हम लोग भूखे मरने के कगार पर हैं। किसान रोज 10-5 किसान आत्महत्या सुसाइड कर रहे हैं। किसानों के लिए इन्हें कोई पैसा नहीं। हमें सभी फसलों के वाजिब दाम मिले, लागत के हिसाब से हमें 50% एक्स्ट्रा जोड़कर फायदा उसके दाम दिए जाएं। तो आखिर वो कौन है जो किसानों का हक मार रहे हैं? जवाब जानना है तो देश की किसी भी अनाज मंडी में चले जाइए। 25 में से एक ट्रॉली पास नहीं हुई। आप ये तो मेरे को बताइए। चलो मैं मानता हूँ क्या कहते हैं, उसमें से 10 ट्रॉली खराब है 25 में से, लेकिन 15 तो पास होती, 5 तो पास होती, 10 तो पास होती, एक भी पास नहीं है। हम तो रात के खड़े हैं, रात के खड़े, सब पे मत डालें, परसेंटेज काटने का। ठीक है, आप लोग हैरान, परेशान, निराश दर्जनों किसान मध्य प्रदेश की मुरैना मंडी के गेट पर जमा है और अपनी फसल को बेचने के लिए गुहार लगा रहे हैं। मुरैना मंडी में किसान जिस शख्स से गुहार लगा रहे हैं वो सरकारी सर्वेयर है, जिसने सभी किसानों की सारी फसल को रिजेक्ट कर दिया है। एक ट्रॉली पास नहीं हुई। आप ये तो मेरे को बताइए। चलो मैं मानता हूँ क्या कहते हैं, उसमें से 10 ट्रॉली खराब है 25 में से, लेकिन 15 तो पास होती, 5 तो पास होती, 10 तो पास होती, एक भी पास नहीं है। 40 धोनी क्या है? 45, 50, 55, 60, 3200 पैकेट टूट गए हैं। ट्रॉलियों पर लदी मूंग को रिजेक्ट कर दिया गया है। कितने पड़ेगी? फसल इंस्पेक्टर ने इस मूंग को खरीदने लायक नहीं माना, वो भी बिना जांचे परखे। बात है, आप 20 लोग यहाँ पे खड़े हैं, आप कह रहे हो कि 2 का माल था। मशीन से तुम्हारा माल चेक किया? इन्होंने एक मुट्ठी से ट्रॉली में से लेके वो एक पन्नी में जरूर बदल रही केवल। गोविंद ये बताइए कि अब एक मुट्ठी का आप सैंपल 10 ट्रॉलियों का ले लीजिए, क्या सैंपल चेक करेंगे? क्यों इसका माल अपने रिजेक्ट किया है? ब्रोकन आ रही है, बाकी हमने किसानों को बता दिया है। किसको? कितनी ब्रोकन है? परसेंटेज तो होगा, कुछ परसेंटेज तो होगा। बता दे रहा है, परसेंटेज निकाल के बता दे रहा है। तो देखा आपने, सरकारी सर्वेयर ने हथेली पर मूंग रखकर फैसला सुना दिया कि सरकार इसे नहीं खरीद सकती। आपकी मूंग पहले घर पे ले जाइए। ठीक है, मैंने नहीं बोला ना। आपने नहीं बोला तो इनको किसने बोला? इनको आप लोगों ने बोला। अब लगा दो बोली, अब क्या हो गया जो नहीं बोला है तो? किसान सर्वेयर से इतनी बहस इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आज तक का कैमरा उन्हें इसकी ताकत दे रहा है, वरना किसानों की इतनी जुर्रत कहाँ? मध्य प्रदेश की मुरैना मंडी में किसानों को मुनाफाखोरी के चक्रव्यूह में फंसाने का ये पहला चरण है, जिसमें सरकारी सर्वेयर किसानों को मजबूर करता है कि वो अपनी फसल को मंडी से बाहर व्यापारियों को बेच दे। नहीं, मुझे ये बताओ, तुमको बोला कि छान के लिया वापस ले जाकर, हाँ, तो तुम क्यों नहीं करते हो? सर कम से कम 2000 रुपए का तो भाड़ा जाएगा, 1000 का भी 1000 का तो कम से कम एक ड्राइवर और एक में कम से कम 1000 रुपए 2 बार में आदमी हो गया, कम से कम मेरा 6000 रुपए का लॉस हो गया। मैं क्या से कर दूं सर? वो कौन देगा पैसे? बार बार भाड़ा कौन देगा? इसमें अब तुम क्या करते? अब ऐसे में क्या करते? ऐसे में सर मैं क्या करता, जिस मूल्य जाती 2000 रुपए 3000 रुपए वो मजूरी में व्यापारी को मुझे बाहर बेचना पड़ता। मध्य प्रदेश की मुरैना मंडी में सरकारी सर्वेयर ने आखिरकार किसानों को उनकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से आधी कीमत पर बेचने के लिए मजबूर कर ही दिया, और यही देश भर के किसानों की किस्मत है। किसानों को उपज बेचने के लिए देश भर में करीब 7,700 सरकारी मंडियां हैं, जिनमें से ज्यादातर पंजाब और हरियाणा में है, जिनमें सरकार किसानों से उनकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीदती है। लेकिन सरकारी मंडियों में किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिलना किसी सपने के पूरे होने जैसा होता है, और ऐसा सिर्फ एक मंडी, एक इलाके या एक राज्य में नहीं है,
पूरे देश में सरकारी मंडियां किसानों का खून चूसने वाले मुनाफाखोरों से पटी हुई है। राजस्थान में प्रतापगढ़ की सरकारी मंडी में सरकारी खरीद के लिए नियुक्त मांगी लाल के पास करने के लिए कुछ काम नहीं है। मंडी खाली पड़ी है, वजह किसानों को यहां अपनी फसल बेचने की इजाजत ही नहीं मिली। वहाँ हड़ताल चल रही, खरीद नहीं पा रहे हैं कि उनके पास कोई गिरदावरी नहीं है, रिपोर्ट नहीं है पटवारी की, कोई पटवारी मिलता नहीं है, वापिस चले आते हैं। जब से लहसुन खरीद केंद्र खुला है तब से हड़ताल है? तब से हड़ताल है। और आप रोज यहीं बैठे रहते हैं? हमेशा 5 बजे तक यहीं बैठे रहते हैं, 10 बजे से 5 बजे तक। प्रतापगढ़ मंडी में किसान नहीं है तो कहां गए? मुनाफाखोरों से परेशान किसान जब सरकारी मंडी में फसल नहीं बेच पाए तो उन्होंने यहां अपनी फसलों की सार्वजनिक नीलामी कर दी, जहां किसान अपनी लहसुन न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,200 रुपए प्रति क्विंटल से बहुत कम दाम पर बेच रहे हैं। आप बताइए 1220 बिकी साहब। बिकी है। ये यहाँ पर जो व्यापारी खरीदे नीलामी में, और सरकार जो 3200 रुपए दे रही है, का रेट दिया है सरकार। लेकिन वहाँ खरीद नहीं हो रही। नहीं हुआ। सरकारी खरीद पे वहाँ बहुत मांगते हैं, ये लाओ वो लाओ, तो टाइम से ला नहीं सकते हैं, और पेमेंट भी 8 दिन में मिलता है। मध्य प्रदेश की मुरैना मंडी हो या राजस्थान की प्रतापगढ़ मंडी, किसानों को हर जगह ठगा जा रहा है। राजस्थान भी किसानों के गुस्से की आग झेल चुका है। जब लहसुन के दाम अचानक बहुत कम हो गए थे तो किसानों को लागत से भी कम कीमत पर लहसुन बेचनी पड़ी थी। सरकारें किसानों की कर्ज माफी करके किसानों का गुस्सा शांत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये स्थायी हल नहीं है। स्थायी हल है ये सुनिश्चित करना कि मंडियों में किसानों को उनकी फसल की जायज कीमत मिले। शरद कुमार और देव अंकुर वधावन के साथ नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। देखा आपने सरकारी मंडियों में कैसे बिचौलिए, व्यापारी और सरकारी नुमाइंदे एक साथ मिलकर मुनाफाखोरी का चक्रव्यूह रचते हैं, जिसमें फंसकर किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जबकि अपनी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य हासिल करना किसान का हक होता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारी मंडियों में आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें हर तरफ बिचौलियों का जाल बिछा दिखा और उस जाल में फंसते किसान मिले। लेकिन किसानों की इस मजबूरी का एक और पहलू हमें सरकारी मंडियों में मालूम हुआ, जिसने सरकारी मंडियों में अनाज बेचने वाले किसानों से मुनाफाखोरी करते बैंकों को बेनकाब कर दिया। भीषण अकाल, हर साल आने वाली बाढ़, और मानसून की टेढ़ी मेढ़ी चाल। कुदरती मुसीबत हर साल किसानों की हालत के लिए जिम्मेदार बनती है, लेकिन किसानों की दुर्दशा के लिए हर बार कुदरत जिम्मेदार नहीं होती। किसानों को खुदकुशी के लिए मजबूर करने के लिए सरकारी मंडियों का भ्रष्ट तंत्र भी जिम्मेदार है, जहां किसानों को न्यूनतम समर्थन का खुला खेल चलता है। मध्य प्रदेश की गुना मंडी में भी आड़ती का दबदबा फिर से चालू हो गया और किसान उसके दबाव में आ ही जाएगा। जो गलत तो नहीं कह रहा मैं? सही कह रहा। मुरारी लाल मीणा मध्य प्रदेश की गुना मंडी में इंस्पेक्टर है। वो खुद आज तक के कैमरे पर कबूल करते हैं कि इस सरकारी मंडी में मुनाफाखोरों की ही जय जयकार है। हमने कहा कि मंडी इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, वो अपने हिसाब से किसान और व्यापारी दस्तखत करा के और समझौता कर चलेगा। मतलब व्यापारी आपको धमका रहा है? व्यापारी आपको धमका रहा है? हाँ, हमारा जो हमारा बाजार भाव है हम उस हिसाब से लेंगे। मतलब ये तो फिर किसान के साथ तो धोखाधड़ी ही हो गई ना एक तरीके से। भाई सरकार कह रही है 1625 से हम कम बेचेंगे नहीं है, और शासन आदेश भी है, उसके बाद भी मंडियों में ये अड़ती आप लोगों के जरिए सब कर रहे हैं। सर, आपने
न्याय की बात नहीं है। आप कहीं भी उठा कर देख लो, हर जगह यही पोजिशन है कि वो अपनी बचत देख के, अपना सब भाव देख के करते, और इस पे मंडी का कंट्रोल नहीं रहता है, मतलब भाव पे वो हमारे हिसाब से चलते हैं। अगर अभियान कुछ लगाते हैं तो वो अभियान डाक बंद करके बहाया जाएगा। अब तो आज तो कल तो एक ऑर्डर दे दिया, आपको अभी दिखा दूंगा कि मंडी कमेटी को आके सेव हम नहीं करेंगे यह मामले में, कब भाव में इनमें, और आप आके डायरेक्ट व्यापारी और किसान दोनों समझौता कर चलेंगे। तो, आज का आर्डर देख लें। तो फिर तो मंडी समिति तो बेकार हो गई। बेकार हो गई है। कल मैंने जो आदेश पढ़ा, मंडी कमेटी सरकार ने 23 तरह के अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया हुआ है, लेकिन इंस्पेक्टर मीणा का दावा है कि कई बार किसान खुद मंडी में अपनी फसल नहीं बेचते। भारी कर्ज के बोझ तले किसान खुद सरकारी मंडियों में अनाज नहीं बेचते। मंडी सेक्रेटरी कैलाश मीणा कहते हैं कि किसान मंडी में फसल नहीं बेचते, उन्हें पैसा डूब जाने का खतरा रहता है। तो एमएसपी से नीचे क्यों बिक रहा है? नहीं किसान नगर चाहिए उनको। दूसरी बात है कि वहाँ पता नहीं उनको समझाते भी है, हालांकि खरीद चालू है, वो आया ही नहीं, बस सोते रहते। तो उनका कहना है कि बड़ी उन्होंने मुश्किल जटिल करी हुई है जो प्रक्रिया है खरीदने की। जटिल यही है कि जैसे उनकी बैंक की पासबुक है और गिरदावरी, ये तो घर देते पहले तो लेते थे। मेन डर है कि भाई जैसे अकाउंट हो जाएगा उसमें काट लिया जाएगा। अच्छा, तो कर्जा ले रखा है, करीब सब किसानों का कर्जा ले रखा है, और वो अकाउंट में जैसे जाएगा वो पैसे कट जाएंगे, तो व्यापारी को देते हैं तो दिया, नगद चाहिए पैसे। जाहिर है, जब सरकारी नीतियों के चक्कर से बचने के लिए किसान सरकारी मंडियों में अनाज नहीं बेचेंगे तो बिचौलियों की चांदी तो होगी, जो सरकारी कीमत से कम दाम में किसानों का अनाज बिकवा कर अपनी जेबें भर लेते हैं। यही वजह है कि देश का किसान हड्डी तोड़ मेहनत करने के बावजूद गरीबी में जी रहा है, कर्ज के बोझ तले दबकर खुदकुशी कर रहा है, और सरकारी मंडियों के बिचौलिए और व्यापारी किसान की मजबूरी का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी की बम्पर फसल उगा रहे हैं। शरद कुमार और देवंकुर वधावन के साथ नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सरकारी मंडियों में पराजित होते किसानों की दुर्दशा जानकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भले ही सरकारें देश के सभी किसानों का कर्ज माफ कर दें, लेकिन किसानों की हालत तब तक नहीं सुधर सकती जब तक किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलने की गारंटी न मिल जाए। और ऐसा हुए बिना अगले 5 साल में किसानों की आय दुगनी करने का सरकारी लक्ष्य पूरा होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन लग रहा है। हाँ, अगर सरकारी मंडियों में किसानों की मेहनत की कमाई पर मुनाफाखोरों की चांदी का खेल ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत एक कृषि प्रधान देश नहीं रह जाएगा। साल 2011 में आई जनगणना रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर रोज 2500 किसान खेती छोड़ रहे हैं। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक अगर मौका मिले तो देश के 50% किसान खेती छोड़ना चाहेंगे। साल 2014 में आई नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल 9 करोड़ किसान परिवारों में से तकरीबन 6.25 करोड़ किसान परिवारों के पास 1 हेक्टेयर या इससे भी कम खेती लायक जमीन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि देश में किसानों की औसत सालाना आय सिर्फ 20,000 रुपए है। साफ है, देश के ज्यादातर अन्नदाताओं की माली हालत सरकारी चपरासी जितनी भी नहीं है, जो हर महीने 16,000 रुपए से ऊपर की तनख्वाह पाते हैं। तो जरा गंभीरता से सोचिए, जो किसान पूरे देश का पेट भरते हैं, अगर उसी किसान के बच्चे भूखे पेट सोने को मजबूर हों तो वो किसान क्या करे? या तो वो अपनी फसल की उचित कीमत पाने के लिए सड़कों पर उतरे या फिर कर्ज तले दबकर खुदकुशी कर ले। यही वजह है कि साल 2015 में 55% किसानों की खुदकुशी के पीछे कर्ज मुख्य वजह था। देश के 52% किसान परिवार कर्ज के बोझ तले दबे हैं। आज भी औसतन हर 41 मिनट पर देश का एक किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। ऐसे में सोचने वाली बात यह भी है कि जो किसान कर्ज लेकर अपने खेतों में जैसे तैसे करके फसल उगाता है और किस्मत से फसल ठीक ठाक हो भी जाती है तो उसे लेकर किसान सरकारी मंडी में पहुंचता है, जहां मुनाफाखोर उसका इंतजार कर रहे होते हैं, जिनके जाल में फंसकर किसान को औने पौने दाम में फसल बेचनी पड़ती है। और फिर किसान ये सोचता है कि पहले कर्ज चुकाए या परिवार का पेट भरे।
या अगली फसल के लिए बीज खाद खरीदे। पैसा सर चढ़कर बोलता है, ये आपने सुना होगा, लेकिन पैसा कैसे दिमाग खराब कर देता है, इसका एक उदाहरण आज पंजाब के पटियाला में देखने को मिला। यहां एक BMW सवार युवक ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी से हाथापाई करके अपने लिए ही मुसीबत मोल ली, जिसका वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक युवक ट्रैफिक पुलिस से हाथापाई कर रहा है, कॉलर पकड़ रहा है, दूसरे पुलिस वाले युवक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रईसजादे ने पुलिस वाले को थप्पड़ मार दिया। ये जो युवक पुलिस वाले से भिड़ रहा है, उसका नाम हिमांशु मित्तल है। अपनी BMW कार लेकर रॉन्ग साइड से घुस गया था। पुलिस वालों ने रोका तो हाथापाई पर उतर आया।